हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, जो सीरीज़ में मैंने आपको एमसीक्यू दिए हैं, तो जो पहले दे दिए हैं, जो ऑथर्स आ रहे हैं, उसी को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस उसी से लेके आऊँगी। जो आपका कंप्लीट कोर्स है एलटी उत्तराखंड एलटी इंग्लिश का, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो ऑथर्स हो, जो भी है, एक कंप्लीट मैं आपको एमसीक्यू इसमें लेके आऊँगी। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक चीज़ मैं आपको एमसीक्यू के थ्रू दूंगी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ बिफोर आई मूविंग ऑन टू द टॉपिक, आप में से जो बच्चे इच्छुक हों मेरे कोर्स को ख़रीदने के लिए, आप दून क्लासेस का एक ऐप होगा, मैं आपको ऐप दे दूँगी। इट विल बी अराउंड 3500 पूरे कोर्स की है, जिसमें कि आप लाइव क्लास भी दे सकते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। प्रत्येक दिन की मैं जो क्लास जब ले रही हूँ आप उसको उसी समय भी देख सकते हैं, और एट द सेम टाइम उसको आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप उसको देख सकते हैं। वो पूरा कोर्स का पैकेज है 3500। मैंने कल ही से अभी नया बैच स्टार्ट किया है उत्तराखंड एलटी का। जैसे ये नोटिफिकेशन आया तो अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है, तो अभी आपका कुछ छूटा नहीं है। तो जो बच्चे इच्छुक हो वो मुझे इस नंबर पे, मेरे थंबनेल पे नंबर है, सबके पास आपके पास नंबर होगा, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के दे सकते हैं अगर आपको कोर्स ख़रीदना है। कंप्लीट कोर्स एलटी इंग्लिश का, जिसमें ग्रामर भी होगी, आपका पूरा प्रैक्टिस सेट भी दूंगी, एमसीक्यू भी डालूंगी, एट द सेम टाइम आपको ये भी मिलेगा, द क्लासेस विच आई एम रनिंग, दैट इज़ फॉर द कोर्स। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अपना क्वेश्चन पे। अब जैसे है टीएस एलियट, ये आपके कोर्स में है, तो जो आपके कोर्स में राइटर्स होंगे, जो वर्क होगा, हम उसी से रिलेटेड अब वीडियोस लेके आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। ठीक है, एंड आई विल मोटिवेट यू फॉर योर एग्ज़ाम कि भैया आप बस अब लग जाइए पढ़ाई में। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका टीएस एलियट जी का। फर्स्ट क्वेश्चन भी इस तरीके से है कि इन्होंने कोटेशन पूछ लिए। आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ बट हैड थॉट दे वेर डिफरेंट। कहते हैं कि मैंने तो जीवन और मौत दोनों देख लिया, बट हैड थॉट, पर मैंने ये सोचा कि ये तो दोनों ही चीज़ बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट कह रहे हैं ना। देयर बर्थ वॉज हार्ड एंड बिटर एगोनी फॉर अस। उनका जो जन्म था वो क्या था, बहुत ही दुख भरा था, कड़वा सच्चाई थी और दुख भरा था हमारे लिए। लाइक डेथ, हमारे लिए तो हम कहेंगे ये एक डेथ के समान है, हमारे लिए तो वो मौत होती जिस तरीके से उनका जन्म होता है। तो ये लाइन किससे ली गई है? अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लाइन पूछ रहे हैं ना, अबाउट लाइन्स आर मेंशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। तो टीएस एलियट जी का ऐसा कौन सा काम है जिससे ये कथन लिया गया है? तो ये लाइनें आई हैं आपकी, दैट इज द जर्नी ऑफ मैगी। जर्नी ऑफ मैगी से लिया गया है। ये एक आप कह सकते हैं 43 लाइन्स की पोयम है, जो 1927 में लिखी गई थी। कितने लाइनों की पोयम है ये? 43 लाइन्स की। कब लिखी गई थी? 1927 में। कब से कब तक? एलियट जी का 1888 से 1965 का पीरियड था। इट इज़ वन ऑफ द 5 पोएम्स, हम कह सकते हैं कि ये एलियट जी की वो 5 पोएम्स हैं जो एलियट जी ने कंट्रीब्यूट करी थी अपनी सीरीज़ में, जो कि उनकी सीरीज़ थी 38 पैम्फलेट्स की, अलग अलग ऑथर्स के द्वारा। ये पोयम बताता है एक जर्नी को, एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक मैगी की। इट पिक्स अप एलियट कंसिडेंट, तो इसी वजह से उन्होंने इसका एक थीम इस तरीके से दिया है, द जर्नी ऑफ मैगी, क्योंकि वो इधर से उधर उसका जर्नी होती है, तो इसीलिए उसके बेस पे ये रखा गया है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब आपका जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा इंग्लिश का, और जीएस वगैरह सीडीपी आपकी 50 मार्क्स की होगी। तो इंग्लिश को आप इतना बेहतरीन साउंड कर लो कि आप 50 में से 45 अबव या 40 अबव लाने की पूरी कोशिश करें, आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होगा। क्योंकि जो जीएस का पेपर होगा वो इतना हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं होगी। कंपटीशन वहाँ इतना नहीं होगा जितना कंपटीशन सब्जेक्ट में हो जाएगा, राइट। तो अगर आप वहाँ हल्का फुल्का भी करते हैं, मतलब अगर आप वहाँ 20 प्लस भी करके आते हैं और यहाँ 40 प्लस भी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है।
ठीक है। और आपको तैयारी अब ऐसी करनी है कि डिटेल स्टडी पढ़नी पड़ेगी, जो टॉपिक दिया है उसके अंतर तक चले जाओ, और अंदर जाने के बाद कहीं से भी प्रश्न है वो छूटना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, हु रोट दिस लाइन। अप्रैल का महीना सबसे बेकार का महीना है, ये किसने बोला था? तो पहला ये सेक्शन जो था ये आया था द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ये एक पोयम थी, द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ये पहले सेक्शन में आई थी। द वेस्ट लैंड जो कि कंपोज की थी टी.एस. एलियट ने। पहला सेक्शन कहाँ से लिया गया है? द ब्यूरियल ऑफ द डेड ऑफ द पोयम, पोयम थी द वेस्ट लैंड। तो वेस्ट लैंड का ये वर्क है, वो उसका नाम था अप्रैल, उसी में ये लाइन दी गई है अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। और यस, ये वर्क किसका है? ये वर्क एलियट जी का है, टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द थर्ड सेक्शन ऑफ द वेस्ट लैंड। अभी मैंने वेस्ट लैंड डिस्कस करी आपसे, है ना ऊपर। तो जो टाइटल है वेस्ट लैंड का, अभी देखो टाइटल पे आ गई बात, अभी मैंने आपको इससे पहले अभी समझाया। तो ये जो टाइटल है वेस्ट लैंड का, ये कहता है कि कहाँ, किससे लिया गया है? द टाइटल ऑफ द वेस्ट लैंड। तो टाइटल जो है वो एक फायर सरमॉन से लिया गया है। आप कहाँ से लिया गया है? फायर सरमॉन, ये टाइटल यहाँ से लिया गया है इसका। किसका? द वेस्ट लैंड। द वेस्ट लैंड एक बहुत लंबी पोयम है जो कि अमेरिकन राइटर टी.एस. एलियट द्वारा लिखी गई है। ये पब्लिश हुई थी 1922 में क्राइटेरियन में, और उसके बाद द डायल डेडिकेट की गई अपने दोस्त के लिए जिसका नाम था इजरा पॉन्ड। और ये पोयम 5 पार्ट्स में आई। ये भी आपको याद करने चाहिए, कभी एग्जाम में आ गई कि कितने पार्ट्स में आई, तो 5 पार्ट्स में आई। कौन सी आई? द वेस्ट लैंड। वो पार्ट कौन कौन से थे मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूँ। अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो आप लिख लीजिए। ये जो पोयम है द वेस्ट लैंड, ये 5 पार्ट्स में आई, फ्लो चार्ट में लिख लीजिए। पहली थी द ब्यूरियल ऑफ द डेड, दूसरा है अ गेम ऑफ चेस, तीसरा है द फायर सेरेमॉन, चौथा है डेथ बाय वाटर, और पांचवा है व्हाट द थंडर सेड। व्हाट द थंडर सेड, ये 5 हैं। अब 5 में से क्योंकि हमारा ऊपर जो है वो कहता है कि थीम कहाँ से ली गई है, टाइटल कहाँ से लिया गया है, तो टाइटल जो है वो लिया गया है द फायर सरमॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ। Which of the following poems of T.S. Eliot is based on the legend of Fisher King? जो लेजेंड थे फिशर किंग के, जिसका नाम था, अगर मैं बता दूं तो वो थे टैरोट डक, टैरोट डक थे वो। तो वो जो लेजेंड थे इनकी, तो कौन सी पोयम उनके ऊपर बेस्ड है अगर हम बात करें, तो वो पोयम है आपकी द वेस्ट लैंड। ये एक लंबी पोयम है, टी.एस. एलियट द्वारा लिखी गई है। ये एक लेजेंड होते हैं फिशर किंग, उनके ऊपर है, जिनका नाम रहता है टैरोट डक, TAROT, टैरोट DECK डक, टैरोट डक कहते हैं, उनके ऊपर था। और ये एक बहुत ही ज़्यादा पेरिलियस और ग्रेल क्वेस्ट टाइप के होते हैं। ये वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुई थी, लंदन में हुई थी, और उसके बाद ये क्राइटेरियन करके नेक्स्ट पब्लिश हुई थी न्यूयॉर्क सिटी में। और द डायल जो है वो डेडिकेट करता है पोइट इजरा पॉन्ड को। ये पोयम में 433 लाइन्स है, 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कभी कभी ये ओपनिंग लाइन भी पूछ लेते हैं, तो ओपनिंग लाइन आ भी गई थी अभी कहीं पहले ऊपर ही, कि क्या कहता है, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, वो ओपनिंग लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मर्डर इन कैथेड्रल्स इज या एन। जो मर्डर होते हैं ना, कैथेड्रल, कैथेड्रल तो आप सभी लोग जानते हैं, चर्च वगैरह, तो वो क्या है? वो एक क्या है, कौन सा प्ले है वो एक मिरेकल प्ले है। मिरेकल का मतलब होता है, मिरेकल को कहते हैं ना भगवान की अद्भुत शक्ति वाला कोई चीज़। ये तो कहते हैं ना दैवीय चीज़ हो गई, ये तो बिल्कुल अद्भुत, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो करिश्मा हो गया। मिरेकल का मतलब होता है करिश्मा, ठीक है। तो ये एक मिरेकल प्ले है, मर्डर इन द कैथेड्रल, टी.एस. एलियट द्वारा लिखी गई है। ये कैटेगरी मिरेकल आता है ऑफ आर्क बिशप के नाम पे, थॉमस बेकेट थे। मिरेकल प्ले एक तरीके का प्ले है जो
बड़े ही आश्चर्यजनक इन्वेंशन के बारे में बताता है, जो सेंट्स के बारे में होता है, उनकी लाइफ के बारे में होता है, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में होता है। और मॉडर्न मिरेकल का इसमें प्ले बताया गया है मार्टिडन सन थॉमस बेकेट के नाम से। तो आपको इतना डिटेल में नहीं भी जाना है, वैसे इतना समझ लो इस आंसर का मतलब, ये मिरेकल प्ले है जो लिखी गई थी टी.एस. एलियट द्वारा, और ये जो कैटेगरी थी ये आर्क बिशप थॉमस बेकेट के कैटेगरी में आती है। बस इतना याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, व्हेन वॉज मर्डर इन कैथेड्रल फर्स्ट परफॉर्म्ड इन थिएटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से सन में जो मर्डर इन कैथेड्रल वर्क था ये परफॉर्म किया गया था। तो इसको परफॉर्म थिएटर में जब सबसे पहले किया गया था तो वो 1935 में किया गया था। और मैंने अभी बताया आपको ये असैसिनेशन मतलब मर्डर, इसीलिए इसका नाम ही यही पड़ा है मर्डर इन कैथेड्रल। का मतलब है कि चर्च में हत्या हो जाना, चर्च में हत्या कर देना, क्राइम कर देना, मर्डर कर देना। और वो मर्डर किसका होता है लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, आप लोगों को थोड़ा याद आ जाएगा। मर्डर ऑफ आर्क ARCH, ठीक है, आर्क बिशप BISHOP, बिशप होते हैं ना जो कैथेड्रल में होते हैं, इनका पूरा नाम था आर्क बिशप थॉमस बेकेट, BECKET है ये, ठीक है, BECKET बेकेट, इनका मर्डर हो जाता है। तो इसी के वजह से ये प्ले में ये परफॉर्म होता है 1935 में। स्टोरी इनके ऊपर है। और थॉमस बेकेट क्या रहते हैं, एक कैंटरबरी कैथेड्रल के वो रहते हैं वो हेनरी सेकंड के पीरियड में, जो कि कब था 1170 में। और ये ड्रामा पूरे का पूरा जो थीम है वो मार्टियर ड्राम के ऊपर है। जो थीम है वो मार्टियर ड्राम है। हो सकता है आगे क्वेश्चन आ जाए। और जो टाइटल था वो टाइटल था द फायर, जो इसका थीम है वो ये है, ठीक है। टाइटल यहाँ नहीं पूछा, टाइटल उसका था वेस्टलैंड का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शैल आई रब दिस। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन है, लेट अस गो देन यू एंड आई। चलो भाई चलते हैं तुम और हम। व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, जब शाम क्या हो जाए, पूरी तरीके से फैल जाए अंधेरे की आकाश में, अगेंस्ट द स्काई, अंधेरे उसके आपास में, मतलब शाम के टाइम पे अंधेरे में चलते हैं। लाइक अ पेशेंट एंथराइज्ड अपॉन अ टेबल, इस तरीके से जैसे कि कोई एक टेबल पे पेशेंट लेटा हुआ हो। लेट अस गो थ्रू सर्टेन हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट, चलो भाई चलते हैं जहाँ कोई नहीं है, ऐसी सड़कों पे हम चलते हैं। तो ये लाइन किससे ली गई है, ऐसा कौन सा वर्क है? तो ये वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क भी रहा है टी.एस. एलियट जी का, और उसका नाम था टी.एस. एलियट द लव सॉन्ग ऑफ J. एल्फ्रेड फ्रॉक। पुरफ्रॉक कह दो, परफ्रॉक कह दो, ये अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो J. एल्फ्रेड परफ्रॉक में इसका जिक्र किया है ये लाइनों का। ओरिजिनल पोयम का जो सबटाइटल था वो सिर्फ था प्रूफॉर्क, उस समय ये प्रूफॉर्क था ओरिजिनल अगर हम बात करें, सबटाइटल। लेकिन बाद में इसको इतना लंबा टाइटल दे दिया, द लव सॉन्ग ऑफ J. एल्फ्रेड परफ्रॉक। इसमें क्या होता है, अमंग द लेडीज़ के बीच में। लेटर द ये टाइटल बदल दिया गया था टू द प्रेजेंट वन, गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम किपलिंग से इसको इंस्पिरेशन मिली, जिसका नाम आया द लॉन्ग सॉन्ग ऑफ हरदयाल। तो वहीं से इसको फिर द लव सॉन्ग ऑफ J. एल्फ्रेड प्रूफॉर्क ऐसा लिख दिया उन्होंने। तो यहाँ पर इवनिंग को डिस्क्राइब किया गया है, जहाँ पर वो कहता है कि ये पेशेंट की तरह है, इसको लेचर को इनकारनेशन ऑफ एक मॉडर्न आदमी का क्या हो गया है, देह संस्कार करना है। तो यही मतलब, क्योंकि मर्डर हो जाता है वहाँ पर थॉमस बेकेट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो योर आंसर विल बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है आपका, दिस इज द एट्थ। T.S. एलियट डेडिकेटेड हिज मास्टरपीस द वेस्टलैंड टू। अब यहाँ पर T.S. एलियट जी ने अपना जो उनका मास्टरपीस था, जिसका नाम था द वेस्टलैंड इनका मास्टरपीस भी था, इन्होंने किसके लिए डेडिकेट किया? कौन था ऐसा जिसके लिए इन्होंने लिखा? मैंने अभी आपको 2 बार बता दिया है, वो थी इज़रा पाउंड। कौन थी? इज़रा पाउंड। इनके लिए इन्होंने इस चीज़ को क्या किया है, डेडिकेट किया गया है, ठीक है।
तो ये जो वेस्टलैंड है, इजरा पाउंड है, इनका नाम हम इल मिगलर भी कहते हैं। ये भी लिख लो आप, कहीं आप नोटबुक वगैरह में लिख लीजिए, मास्टरपीस था। इसका एक नाम और आता है इल, IL, इल कर लीजिए, MIG मिग लियोर, LIOR मिग लियोर फैब्रो, FABBRO फैब्रो, ठीक है, FABBRO फैब्रो। या तो ये नाम भी कह सकते हो या आप कह सकते हो द बेटर क्राफ्ट्समैन, द बेटर क्राफ्ट्समैन, MAN मैन। तो ये 3 नाम थे इसके। या तो आप कह दो इजरा पॉन्ड, और इनको और भी क्या नाम दिया जाता है, इल मिगलियोर फैब्रो, ठीक है, ये नाम भी देते हैं, और द बेटर क्राफ्ट्समैन के नाम से भी जाना जाता है। ये पोयम बहुत तेज़ी से लाई गई थी जब पोस्ट वॉर का सीन हो गया था, फ्यूटिलिटी, बहुत बर्बादी हुई थी। सीरियसली इसमें प्रेस किया गया है, IA रिचर्ड्स ने इसको किया था एज अ परफेक्ट इमोटिव डिस्क्रिप्शन, माइंड का सेटअप पे, जिस समय पे तबाही तबाही का समय था। तो ये एक तरीके से मेडिटेटिव, मतलब लोगों को मेडिटेट करने का बात बताई गई है। तो इसीलिए ये क्या है, एक मास्टर पीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज योर इजरा पॉन्ड। 9th क्वेश्चन है, द लाइन अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, ये कौन सी पोयम में आई है? बहुत बार मैंने आपको आगे भी बता दिया, ये वेस्टलैंड से ली गई है। किससे ली गई है? द वेस्टलैंड। कब आई थी ये नोट कर लो, आप नोट करके ही लिख लो। ये एक मॉडर्न एपिक पोयम थी, या है कह लो, जिसमें 434 लाइन्स हैं, 434 लाइन्स हैं, और कितने वर्स में है? फ्री वर्स में है। ये पहले पब्लिश हुई थी क्राइटेरियन में, यूके के नाम से, 1922 में। उसके बाद द डायल जो USA का है, उसी साल मतलब 1922 में ही ये द डायल में भी पब्लिश हुई थी। और ये बुक पब्लिश हुई थी दिसंबर 1922 को। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सी तारीख को हुई थी पब्लिश, तो दिसंबर 1922। क्वेश्चन नंबर 10th, हु कॉल्ड हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर? देखिए, हेमलेट जी को आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा? वो आपके T.S. एलियट ही थे। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि शेक्सपियर जो प्रेजेंट करते थे उनकी थीम में, वो इस तरीके से होती थी कि किंग जो थे वो हमेशा संदेह में ही रहते थे, राजा जो होते थे। तो जो इफ़ेक्ट होता था मदर का गिल्ट का बेटे के लिए, वो उनका मेन थीम रहा है। जहाँ वो फेल हो गए उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इसी वजह से वो, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो एलियट जी ने उनको कहा कि भाई इनके अंदर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का सेंस नहीं है, इसीलिए उनको आर्टिस्टिक फेलियर के नाम से बोल दिया। किसको? शेक्सपियर जी को। हैमलेट का जो मोनालिसा था लिटरेचर वर्क, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये जो वर्क ऑफ आर्ट था, बट नॉट, मतलब वो लिटरेचर के फॉर्म में इतना आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसका मतलब यही रहा कि राइटर अनेबल था इमोशंस को बताने के काम में, मतलब वो इमोशंस को नहीं बता पाया, तो वो फेलियर, इसीलिए उन्होंने क्या बोला, T.S. एलियट जी ने उनको आर्टिस्टिक फेलियर। समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन है, द लाइन अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ अपीयर इन। अब बस, अब इन्होंने यहाँ ऑथर का नाम भी दे दिया, तो बस सोचने की ज़रूरत नहीं, बिना आंख बंद करे भी बोल सकते हो, T.S. एलियट, द वेस्टलैंड। अभी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। हु reduced द लेंथ ऑफ द वेस्टलैंड ड्रास्टिकली एंड ब्रॉट टू द प्रेजेंट स्टेज? किसने, कौन ऐसे व्यक्ति थे, कौन ऐसे ऑथर थे जिन्होंने वेस्टलैंड, क्योंकि बहुत लंबी पोयम थी, तो उसको छोटा कर दिया और उसको छोटा कंसाइज करके पढ़ने में अब ले आए? तो वे थे आपके, कौन थे वो? जिनका नाम आता है इजरा पॉन्ड। उन्हीं को उन्होंने डेडिकेट भी करी थी और उन्होंने इसको कर्टेल भी करा था, इजरा पॉन्ड, ठीक है। 1922 में ये पब्लिश हुई थी। ये पोयम रिवील, मतलब ये एक ड्राफ्ट था पोयम का, जो ये बताता था कि ओरिजिनली इसमें, इसको कई बार, मतलब ट्वाइस इसको क्या किया गया था, मटेरियल को, ओरिजिनली इसको ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच एज जो इनका मटेरियल था फाइनल पब्लिकेशन तक लाने में 2 बार करनी पड़ी मेहनत। और जो सिग्निफिकेंट कट था वो इजरा पॉन्ड द्वारा ही बदला गया था, ऑल्दो एलियट ने भी इसको अपनी तरफ से हटाया था कुछ सेक्शंस को, ज़्यादातर को, लेकिन इजरा पॉन्ड ने भी इसको कर्टेल किया था।
नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, द फोर्थ पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड इज टाइटल्ड एज, जो चौथा हिस्सा है वेस्टलैंड का उसका क्या टाइटल है? तो उसका टाइटल आता है द डेथ बाय वाटर। क्या है? डेथ बाय वाटर। लिख लीजिए। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं सीक्वेंस भी बता दूंगी, डेथ बाय वाटर। मैं थोड़ा ये रब कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि जो वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड का सीक्वेंस क्या है, तो वेस्टलैंड का सीक्वेंस सबसे पहले आता है आपका, लिख लीजिए, द ब्यूरियल ऑफ द डेड, द ब्यूरियल, BURIAL, ब्यूरियल ऑफ द डेड, DEAD, डेड, ये पहला हुआ। दूसरा आता है अ गेम ऑफ चेस, अ गेम ऑफ चेस, CESS, चेस। तीसरा आता है, लिख लीजिए, द फायर सरमन, द फायर सरमन, SERMON, सरमन, ये तीसरा आता है। मैं इसको मिटा देती हूँ, एक बार मैं बोल दूँ, द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ठीक है। दूसरा है अ गेम ऑफ चेस, तीसरा है द फायर ऑफ द, आप लिख सकते हैं द फायर सरमन। अब चौथा आता है इसका, क्योंकि 5 फेज बताए थे ना मैंने आपको पहले भी, तो चौथा आता है डेथ, DEATH, डेथ बाय वाटर। और पांचवा जो लास्ट आता है, व्हाट द थंडर सेड, व्हाट द थंडर सेड, SAID, सेड। तो आप ये 5 के 5 पार्ट को लिख लीजिए। अब यहाँ एक एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन इस तरीके से आया था, ये ज़रा पॉइंट था, ये आपका TS एलियट वेस्टलैंड है, इस वाले में फोर्थ पार्ट पूछा। तो फोर्थ पार्ट आपको अब पता चल गया होगा, क्योंकि आपने लिख लिया होगा डेथ बाय वाटर है। क्या पता वो पहला पूछ ले, दूसरा पूछ ले, तीसरा पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। तो 14th क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द पोयम गेरोंटियन पब्लिश्ड। गेरोंटियन, गेरोंटियन भी एक 8 स्टैंजा, मतलब 8 स्टैंजा थे इस पोयम में। ये वर्क भी TS एलियट द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये वर्क आया था 1920 में, 1920 में। कब पब्लिश हुआ था? 1920 में पब्लिश हुआ था। ये 2 अनइवन सेट ऑफ लाइंस हैं, एक जैसी नहीं है। जो पोयम है वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। टेक्स्ट जो है इसका वो बड़ा ही ड्रामेटिक मोनोलॉग है। कैसा है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। अब देखो, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से बता सकते हो, कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कभी ना कभी एग्जाम में। तो पता चलता है वेस्टलैंड अपने आप में एक महत्वपूर्ण वर्क है। तो वो कहता है इसमें से कौन सा सेक्शन नहीं है। आपको पता है डेथ बाय वाटर है, फायर समन है, थंडर सेड है, ब्यूरियल ऑफ डेड है, ये गेम ऑफ चेस है, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है। तो अपने आप में ये गलत हो गया, ठीक है। 16th क्वेश्चन चलते हैं। ये 1922 में आया था, इसको भी आप कहीं पर लिख लीजिए। कौन सा वर्क? द वेस्टलैंड। 16th क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वॉज पब्लिश्ड इन। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल जो टैलेंट था वो कब पब्लिश हुआ था? ये एक इगोइस्टिक थी, इसको हम बोल सकते हैं द इगोइस्टिक। ये लिखा है ना, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट वॉज पब्लिश्ड इन। ये डेट नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है ये वर्क जो है ये किस में पब्लिश हुआ था? दैट वाज द ईगोइस्ट, द ईगोइस्ट। और ये आया था 1919 में, ठीक है। ये एक ऐसे था जो TS एलियट द्वारा लिखा गया। बाद में इसको पब्लिश किया गया था एलियट की जो पहली बुक थी क्रिटिसिज्म की, और वो बुक का नाम था द सेक्रेड बुक। द सेक्रेड लिख देते हैं, द सेक्रेड बुक, SACRED, सेक्रेड बुक। और ये आई थी 1920 में आई थी। ये क्रिटिसिज्म वाली बुक थी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। In which of the poem of T.S. Eliot do these lines appear? I have heard the mermaid singing. मैंने मरमेड को गाते हुए सुना है। Each to each, एक दूसरे के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ वो गाना गा रही हैं। I do not think that they will sing to me. मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए गाएंगी। तो ये TS एलियट जी का कौन सा, वो कहता है कि ये लाइन I do not know whether, तो इन विच पोयम, कौन सी पोयम में से ये लिया गया है? तो इनकी एक पोयम थी, I have heard the mermaid singing। तो
यहाँ पर जो ये इन्होंने जो लिया है वर्क, दैट इज़ द लव ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क। ये वर्क वहाँ से, मतलब ये वाला जो बात कही गई है कि मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए गाएंगी, ये इंटीरियर मोनोलॉग है, ठीक है। और इसी में उन्होंने बताया कि भाई मरमेड आपस में बात कर रही है, मेरे लिए नहीं गाएंगी। 1915 में ये वर्क आया था, लिख भी लीजिए चाहे, 1915 में ये वर्क आया था। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। T.S. Eliot's The Waste Land concludes with a phrase from which language? अब कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने ये फ्रेज को जो है वो ख़त्म किया है? तो आपको मैं बता दूं, बहुत आता भी है एग्ज़ाम में, इनका जो वर्क है द वेस्ट लैंड, वहाँ पर वो एक चीज़ बोलते हैं, लास्ट की इनकी लाइन रहती है, दत्ता दवा, कहता है दया धवम दमत्य शांति शांति शांति। अगर आपको याद हो तो जो ये एक संस्कृत की भाषा है, जो लास्ट फ्रेज में वो यूज़ करते हैं, दत्ता दयाध्वम दामताया दामयाता, ऐसे बोलते हैं, शांति 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 3 बार। तो ये एक संस्कृत भाषा का इन्होंने कहीं ना कहीं, हमें लगता है ये संस्कृत से भी इन्फ्लुएंस हुए थे, इन्होंने पढ़ी थी, तो वहाँ इन्होंने संस्कृत का जिक्र किया है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर, आई थिंक द ऑप्शन इज़ मिसगाइडेड, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर, अरे वेरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको, रुकिए, मैं जब डिस्कस ही कर दिया है तो मैं क्वेश्चन नंबर लेके आऊँ। ओहो सॉरी, वो क्वेश्चन आया नहीं इसमें, 18 क्वेश्चन ही रहे, ये 20 का सीरीज़ नहीं बन पाया। पहले आप मेरा वो क्वेश्चन लिख लीजिए आप, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। लिखिए, आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए। T.S. Eliot's द वेस्ट लैंड कंक्लूड्स विद अ फ्रेज। कौन सा फ्रेज वो कंक्लूड, लास्ट में क्या रहता है, शांति शांति शांति, तो वो संस्कृत की भाषा में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और 18th क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊं, 18th क्वेश्चन को जो हम देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, T.S. Eliot's द वेस्ट लैंड वॉज डेडिकेटेड टू, ये बहुत बार आ गया, किसको डेडिकेट हुआ है ये आप सब बता सकते हैं, मुझे पता है, दैट इज़ इजरा पॉन्ड। आंख बंद करके आपको अब आंसर याद होनी चाहिए जैसे आप पढ़ो, ठीक है। इजरा पॉन्ड थी, इसका एक और नाम था, मैंने आपको बताया, द डेडिकेशन इज़ फॉर इजरा पॉन्ड, जिसका नाम इल मिगलियर फेवरो भी है, जिसका मतलब द बेटर क्राफ्ट्समैन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको आगे अभी डिटेल में समझा रखा है। सो आई थिंक देयर आर 2 क्वेश्चंस मिसिंग हियर। चलो कोई नहीं, मैं सीरीज़ को अभी आगे तो और बढ़ाना ही है, और भी हम क्वेश्चंस, जो ऑथर्स आपके आ रहे हैं, जो वर्क आपका आ रहा है, उसी से रिलेटेड सीरीज़ को अब हम आगे बढ़ाएंगे आपके पेपरों तक उत्तराखंड के लिए, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप मुझे सारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और यस, जो बच्चे अगर चाहते हैं कि मेरा ऑनलाइन कोर्स, मतलब मेरा जो मैं पढ़ा रही हूँ इस समय LTI उत्तराखंड को, तो अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उत्तराखंड देहरादून में दून क्लासेस में मैं पढ़ा रही हूँ, वहीं पर मेरा आप वहाँ का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस ऐप से आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई लेना है, कोर्स को पढ़ना है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ो या लाइव क्लास लो, दोनों चीज़ चलेंगी। जैसे हर दिन मैं क्लास लूँगी, हर दिन की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ऐसा हम फ्रॉडपन नहीं है कि आपको पूरा एक साथ करके फिर बेच दिया, बेचने वाला काम नहीं है। प्रतिदिन का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लाइव चाहो तो लाइव भी देख सकते हो उसी समय। तो जो बच्चे इच्छुक हो, LTI इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, नहीं आ पाते हैं, कोर्स ख़रीदना चाहते हैं, तो वो मेरे दिए हुए थंबनेल पे जो नंबर है उस पर ज़रूर संपर्क करें और बताएं। अभी बैच शुरू हुआ है, एक ही दिन हुआ है, तो आप चाहें तो आज से भी ज्वाइन कर सकते हैं या मंडे से कर सकते हैं। आप बता हमको पहले दीजिए, ठीक है। सो आई होप ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय।